हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सो ईपीएफओ रिवीजन सीरीज़ में आज हम एक और नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि डेली हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर आपके दोनों एमसीक्यूज़ होंगे, तो 15 to 20 हम एमसीक्यूज़ का नंबर रखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप अभी के अभी सॉल्व करेंगे मेरे साथ, जिनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, और कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वर इंटीग्रेटेड बाय रेफरेंडम इन इंडिया। तो रेफरेंडम से जो है आपको बताना है कि कौन कौन से रीजन्स जो थे वो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटीग्रेट किए गए थे। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकंड इज जूनागढ़, थर्ड इज सिक्किम एंड फोर्थ इज नागालैंड। तो आपके सामने ऑप्शंस है A 2 and 3, B 1 and 4, C 1 to 3 एंड D इज 3 and 4। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A 2 and 3। जूनागढ़ और जो सिक्किम थे वो रेफरेंडम की हेल्प से जो है इंडिया में इंटीग्रेट किए गए थे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो देखिए हैदराबाद जो था वो रेफरेंडम से नहीं, पुलिस एक्शन से जो है इंटीग्रेट किया गया था, बट जो जूनागढ़ और सिक्किम थे वो रेफरेंडम से किए गए थे। कश्मीर जो था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से किया गया था, और नागालैंड जो था वो इंडियन यूनियन का पहले से ही पार्ट था, लेटर जो है उसको असम से सेपरेट किया गया था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में क्वेश्चन है, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ महलनोबिस व्हिच लेट डाउन द बेसिक आइडियाज रिगार्डिंग गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। थर्ड है ऑप्शन आपके पास इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। तो इसमें कहा है कि पहले जो 5 साल के प्लान थे उनमें महलनोबिस के आइडियाज़ पे वो बेस्ड थे, और जो बेसिक आइडिया इंडिया प्लानिंग का गोल्स का था वो इसी में रखा गया था। सेकंड स्टेट में पूछ रहे हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो थे उन्होंने एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को रखा था। वहीं पे जो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान थे, मतलब 7 जो 5 ईयर प्लान थे वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे थे। ऑप्शन है आपके सामने A इज़ 1 and 2, B इज़ 1 and 3, C इज़ 2 and 3 एंड D इज़ 1 to 3। तो एक बार ये आप दोबारा देखिए स्टेटमेंट और इसको आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C 2 and 3, क्योंकि देखिए जो प्लानिंग हुई थी रियल सेंस में वो सेकंड 5 ईयर प्लान से हुई थी, ना कि फर्स्ट से हुई थी। तो इस वजह से ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से नहीं, सेकंड 5 ईयर प्लान से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है। उसके साथ जो है मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड किया जो आपके एग्जाम के लिए मे बी फ्रूटफुल हो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को मैंने आपको बताया, जिसमें कि उसका जो गोल था वो ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे कमांड करती है हाइट्स ऑफ इकोनॉमी को, कैसे इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 अडॉप्ट हुआ था, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में फॉर्म किया गया था। वहीं पे जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे उनमें ये कहा गया था कि किस तरीके से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी जो है वो हो सकती है, मतलब कि वही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया के अंदर थे उनके बारे में दोबारा 3 स्टेटमेंट्स दी गई है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो प्लान हॉलीडे था उसका ड्यूरेशन 96 से 1969 तक था। प्लान हॉलीडे क्या था आपने पढ़ा होगा कि 5 साल का प्लान नहीं था, उसकी जगह 1-1 साल के प्लान बनाए गए थे, 3 साल के लिए लगा था, जिनको एनुअल प्लान या फिर प्लान हॉलीडे कहा गया था। वो स्टेटमेंट है। सेकंड है गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। थर्ड स्टेटमेंट है थर्ड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द PC महलनोबिस मॉडल। तो आपके सामने तीनों स्टेटमेंट ऑप्शंस अब आपको बताने हैं वीडियो को पॉज करके। A है 1 and 2, B है 2 and 3, C है 1 ओनली एंड D 1 to 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है A 1 and 2, बिकॉज जो थर्ड ईयर 5 प्लान था वो महलनोबिस से नहीं, गदगिल योजना जो आई थी उसके बेसिस पे हुआ था, ना कि महलनोबिस मॉडल के बेसिस पे था। नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पॉलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर करेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो सेक्युलर करेक्टर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है तो वो हमें किस किस पार्ट में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट है प्रियम्बल, सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड 3 है फंडामेंटल राइट्स। तो 3 आपके सामने है, आपको बताना है कि इन तीनों में से सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। A है ऑप्शन 1 and 2, B है 1 and 3, C है 2 3 एंड D है 1 2 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उससे आंसर कीजिए।
ओके डन। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है डी 1 2 3। प्रियम्बल में हमें सेक्युलर, ऑब्वियसली हमें अमेंडमेंट जो थी 42nd अमेंडमेंट, उससे सेक्युलर वर्ड को यूज़ किया, अमेंड किया गया था, उसको ऐड किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी सेक्युलर टर्म आपको आएगा और फंडामेंटल राइट्स में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है इसमें सेक्युलर करेक्टर को हुआ है। अब तक वीडियो को आप देख चुके हैं तो लाइक कर दीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसमें बेसिकली टर्म सेक्युलर को यूज़ किया गया है। आर्टिकल 44 जो है उसमें डीपीएसपी का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूज़ किया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो सेक्युलर करेक्टर ही बताता है। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, 15 और जो 16 है वो सेक्युलर करेक्टर को दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, पंचायती राज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है रेगुलर डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल लोकल बॉडीज। सेकंड है मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित एंड आदिवासीज इन एवरी लोकल बॉडी प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन। सी है द सेटिंग अप ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज दैट कंसोलिडेट प्लान्स of rural and urban bodies, and fourth है setting up of state level election commission and finance commission। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या कहा है कि सभी लोकल बॉडीज के लिए रेगुलर डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। वहीं पे जो दलित्स और आदिवासीज है उनके लिए सीट्स का मैंडेटरी रिजर्वेशन होना चाहिए हर लोकल बॉडी के अंदर उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। वहीं पे थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसको सेटअप करना चाहिए रूरल और अर्बन बॉडीज़ के लिए ताकि वो प्लान बना सके। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि सेटअप करना चाहिए एक स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन को और एक फाइनेंस कमीशन को। ऑप्शंस में आपको एक बार दिखा देती हूँ। ए है 1 2 3, बी है 1 3 4, सी है 2 3 4 एंड डी है 1 2 3 4। तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, स्टेटमेंट आप दोबारा देख लीजिए, ये ऑप्शंस है आपके सामने और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका जो सही है वो डी है 1 2 3 4, मतलब कि ये जो चारों ही स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं अकॉर्डिंग टू आवर पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको प्रोविजंस बता देती हूँ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के। इसमें कहा गया है जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, मतलब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई है कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे लोकल बॉडीज़ के लिए, स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, मैंडेटरी रिजर्वेशन होना चाहिए दलित और आदिवासी का एवरी लोकल बॉडी में उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से। वहीं पे 33% रिजर्वेशन जो है वो वीमेन के लिए भी होनी चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए ताकि वो रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ के लिए प्लान्स को कंसोलिडेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा पॉलिटी के बारे में है, क्वेश्चन आर से रिलेटेड है, पार्लियामेंट चैप्टर से ये आपका आता है। तो इसमें पूछा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑलवेज द लास्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड टू द क्वेश्चन एंड दिस आवर इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। तो इसमें कहा गया है कि जो लास्ट का 1 घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर होता है। सेकंड है आस्किंग ऑफ क्वेश्चन इज एन इनहेरेंट एंड अनफेटर्ड पार्लियामेंट्री राइट ऑफ मेंबर। मतलब उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन जो पूछना होता है वो एक ऐसा राइट है जिससे को कोई किसी से छीन नहीं सकता है पार्लियामेंट के अंदर, वो इनहेरेंट राइट है। थर्ड है समटाइम्स क्वेश्चन में लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन और अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी व्हेन मैटर्स रेज्ड बाय मेंबर आर ऑफ वाइड पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब कि कोई एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस क्वेश्चन को डील करने के लिए यहाँ पे एक कमीशन या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कई बार जो है सेटअप करी जा सकती है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए है 1 and 2, बी है 1 3, सी है 2 and 3 एंड डी है 1 2 3। तो एक बार आप दोबारा स्टेटमेंट्स देख लीजिए, ये आपके सामने ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए और इससे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए सी जो है 2 and 3 स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। लास्ट आवर जो है वो नहीं होता, फर्स्ट आवर जो होता है वो क्वेश्चन आवर्स का होता है। ठीक है, तो जनरली फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड टू द क्वेश्चन एंड दिस आवर इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। और बाकी की जो दोनों स्टेटमेंट्स थी वो बिल्कुल सही थी, उसी की ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सिंपल, बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है इकोनॉमी का। जीडीपी ऑफ इंडिया इंक्लूड ए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनआरआईज,
बी ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नाइदर ए नोर बी। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर कीजिए। जो सबसे पहले आंसर करता है अगली वीडियो में उनका नाम अनाउंस करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड करेंसी, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपका इकोनॉमी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप अपने आप को जज कर सके, ताकि जब कल मैं इकोनॉमी वाली वीडियो डालूँ तो वो आपका साथ के साथ कवर होता रहे। हार्ड करेंसी इज यूजुअली प्रेफर्ड बिकॉज इट इज सीन एज अ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, इट इज नॉट लाइकली टू डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट सडनली। तो सबसे पहले हार्ड करेंसी पूछी गई है आपसे कि वो क्यों प्रेफर की जाती है। पहले तो स्टेटमेंट दिया कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होती है। दूसरा का है कि आप पूरे वर्ल्ड में उससे पेमेंट कर सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट है कि वो एकदम से जो है डेप्रिशिएट या अप्रिशिएट नहीं होते, वो एक सस्टेनेबल मैनर में होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए 1 and 2, बी है 1 and 3, सी 1 2 3 एंड डी 2 3। तो आप इसे आंसर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है अगेन हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, महद सत्याग्रह और द छावदा टेल सत्याग्रह जो है वो किसके थ्रू की गई थी। पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जाते ईपीएफओ में आते हैं, चाहे वो पॉलिटी रिलेटेड हो या फिर हिस्ट्री रिलेटेड, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अपनी आज की वीडियो डाली है, कल की वीडियोस डाली है, उस पर मैंने कमिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप अच्छे से रट के जाइए, कोई कमेटी या किसी भी बारे में अगर हैं तो आपके सामने ऑप्शन है महद सत्याग्रह के बारे में। ए है गोपाल बाबू वलंगकार, बी है ज्योतिबा फूले, सी है मोहनदास करमचंद गांधी एंड डी है भीमराव रामजी अंबेडकर, मतलब बी आर अम्बेडकर। तो आपको एक बार इसे आंसर करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए महद सत्याग्रह जो है या छावदा टेल सत्याग्रह जो है वो बी आर अम्बेडकर जी के थ्रू शुरू किया गया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ। 20 मार्च 1927 को ये सत्याग्रह जो था वो शुरू हुआ था। इसलिए शुरू किया गया था कि देखिए महद जो है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उसके अंदर एक पब्लिक टैंक था और वहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि जो अनटचेबल्स थे उनको अलाउ किया गया कि आप पब्लिक टैंक्स में जाइए और वाटर को यूज़ कीजिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था इन चीज़ों को लेके, अनटचेबल्स को लेके। तो महाराष्ट्र के अंदर ये जगह है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। और 20 मार्च को जो है ये सोशल एम्पावरमेंट डे इस वजह से मनाया भी जाता है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा क्योंकि महद सत्याग्रह से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है स्कीम्स के बारे। देखिए एक चीज़ मैं आपको ना क्लियर करना चाहती हूँ, जो आप करंट अफेयर जैसे कि हमारा 2019 में तो ये नोटिफिकेशन निकल ही गई थी ईपीएफओ की और अब 21 में ये हो रहा है, तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा करंट अफेयर ना आपसे कोई भी नहीं पूछेगा और हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर के आपसे। तो आप करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि 120 क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ भी गए तो आप कई करंट अफेयर को ही पढ़ने में 115 क्वेश्चंस का अपना कोई नुकसान ना कर दे। तो स्टैटिक पोर्शन को अच्छे तरीके से कीजिए। करंट अफेयर जो है स्कीम्स आप पढ़िए, कमिटीज़ जो है और जो थोड़े थोड़े फैक्ट्स है वो मैं अपनी वीडियोस में कवर करूंगी, आपके पुराने जो है एमसीक्यू की फॉर्म में ही कवर करूंगी। तो करंट अफेयर को अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, स्टैटिक पोर्शन को कीजिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है कि ये एक ऐसा कैंपेन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिससे कि जो गर्ल्स है इंडिया में उनकी वेलफेयर सर्विसेज के लिए अवेयरनेस हो सके और जो उनके लिए एफिशिएंसी होते हैं वेलफेयर सर्विसेज की उनको इम्प्रूव किया जा सके। वहीं पे ये जो स्कीम थी ये इनिशियल फंडिंग ऑफ 1000 करोड़ रुपीस से शुरू की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट आपके सामने कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कि 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपोनेंट पे प्रोवाइड किया जाता है। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। ऑप्शंस में अब आपको दिखाती हूँ। तो ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3 एंड डी है 1 2 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए दोबारा, अभी ऑप्शंस देखिए और इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सी है 1 2 3, बिकॉज यहाँ पे 1000 करोड़ की नहीं 100 करोड़ की जो है वो इनिशियल फंडिंग की गई थी। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो ठीक है। तो S1 के अंदर स्टेटमेंट 1 है कि ये कैंपेन ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें कि अवेयरनेस फैलाई जाती है। 100 करोड़ का जो है ये स्कीम था, 1000 करोड़ का नहीं था, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है जिसमें कि 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपोनेंट को दिया जाता है। और ये किसको दिया जाता है फंड, ये
जो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर जो डीएम्स होते हैं, उनको मिलता है ताकि वो स्मूथ ऑपरेशन स्कीम का कर सके। नेक्स्ट जो है दोबारा स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज PMJAY इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका कि ये कवर प्रोवाइड करता है ₹15 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल हो। और वहीं पे थर्ड स्टेटमेंट है कि जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उससे 3 दिन पहले भी आप बीमार हुए हैं और उसमें जो खर्चा हुआ है तो 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि हॉस्पिटल से आप जब डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके 15 दिन बाद भी आपके खाने पीने में और जो भी खर्चा लगता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से 3 दिन पहले और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो एक्सपेंसेस होता है, चाहे डायग्नोस्टिक हो या मेडिसिन हो, वो सारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर कवर होता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या आपके सामने। तो विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए इज 1 and 2, बी इज 2 and 3, सी 1 3 एंड डी इज 1 2 3। तो एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देख लीजिए, ऑप्शंस है, ठीक है। अब आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है सी है 1 2 3, बिकॉज 15 लाख का नहीं 5 लाख रुपीज़ का जो है पर फैमिली पर ईयर ये आपको दिया जाएगा, एक्सपेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या एश्योरेंस स्कीम है जो कि फुली फाइनेंस्ड होती है गवर्नमेंट के थ्रू। ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है, पर 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली को दिए जाते हैं। इसके अंदर 10.74 करोड़ पुअर एंड वनरेबल एंटाइटल फैमिलीज जो है उनको दिया जाता है, मतलब 50 करोड़ बेनिफिशियरीज यहाँ पे है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सर्विस से लेके जहाँ ये पूरा कैशलेस एक्सेस है, आपको ये याद रखना है। तो बेनिफिशियरी को पॉइंट ऑफ सर्विस पे ही सारे जो पेमेंट होगी वो हो जाएगी, ठीक है। 6 करोड़ इंडियंस जो हैं वो पॉवर्टी में हर साल जाते हैं। इस वजह से जो है उनका मतलब कि जो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है उसकी वजह से बेसिकली 6 करोड़ जो भारतीय होते हैं वो हर साल गरीबी रेखा के पार हो जाते हैं। तो इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। यही वही वाला पॉइंट है 3 डेज़ वाला और 15 डेज़ वाला। और यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी फैमिली साइज, एज और जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये जो फैसिलिटी है ये हर किसी को प्रोवाइड की जाएगी। जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती है वो डे 1 से होगी। मतलब मान लीजिए कि आप किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए पर आपके अंदर कोई और बीमारी भी मिल गई, तो सभी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को है वो डे 1 से वहाँ पे कवर किया जाएगा। बेनिफिट्स जो होते हैं इस स्कीम के वो पोर्टेबल होते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका हॉस्पिटल में इसमें इलाज चल रहा है, आप किसी और एरिया में चले जाते हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ भी आपका इलाज शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पे वापस आना है। तो कैशलेस ट्रीटमेंट है और पोर्टेबल है, मतलब आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सर्विसेज आपको इंक्लूड की जाती हैं इसके अंदर 1393 प्रोसीजर्स को इंक्लूड किया गया है। सभी कोस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड, मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि ड्रग सप्लाईज या डायग्नोस्टिक सर्विसेज से, सर्जन के चार्जेस, आईसीयू के चार्जेस सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल के लेवल का स्टैंडर्ड का जो है सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे तो आप कैसी भी सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बोडोज आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन नागालैंड। जो बोडो कम्युनिटी है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। न्यूज़ में बहुत अच्छा खासा रहता है ये, और पिछले साल का जो 1.5 साल का हमें पूरे 2 साल का करंट अफेयर करना है उसमें ये लाखों बार न्यूज़ पे उसमें आया, करंट अफेयर में आया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसके साथ जो है सेकंड स्टेटमेंट है कि बोडो लैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो करंटली 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको आंसर देना है। ए इज़ 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। ओके डन। तो एक बार ये और देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 2 ओनली, बिकॉज जो बोडोज़ हैं वो नागालैंड में नहीं, वो असम के अंदर हैं। ये वाली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। असम इज सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिकल बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एग्रीमेंट। और जो बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये एरिया फैला हुआ है एग्रीमेंट का, वो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड द उदलगुरी। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर बोडोज़ जो है वो देखने को मिलते हैं। बोडोज़ क्या है, वो एक सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है असम के अंदर, जो कि पूरी स्टेट की पॉपुलेशन का 5 to 6% पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ये लार्जेस्ट पार्ट जो है असम का पास्ट में उसके अंदर रहते हैं। ये वाले वही डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, ठीक है।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज आपके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट इज ईसीआई इज अ परमानेंट बॉडी एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी। द कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन 1950 एंड ओरिजिनली ओनली हैड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सी इज द इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। तो आपके सामने तीनों स्टेटमेंट है, ऑप्शन है A1 and 2, B2 and 3, C1 3 एंड D1 to 3। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो वैसे आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा, बट फिर भी डी जो है 1 2 3 इसका सही ऑप्शन है कि परमानेंट बॉडी भी है। 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। जब एस्टैब्लिश हुआ था सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मतलब सिंगल मेंबर बॉडी थी, मल्टी मेंबर बॉडी नहीं थी। और वहीं पे इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं उनसे कंसर्न नहीं होते हैं। यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमारी चैनल की ग्रोथ होगी और हम बेटर से बेटर चीज़ें आपके लिए और ला सकेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।